हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैविक वर्गीकरण के पार्ट 10 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने विषाणु या वायरसेस की बात कर ली थी। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे वायरॉइड्स की। ठीक है, हम विषाणु की बात कर चुके थे, तो आज हम किसकी बात करेंगे बच्चों? सबसे पहले वायरॉइड्स की बात करेंगे। अब ये जो वायरॉइड्स है बच्चों, ये भी एक तरह के क्या है? विषाणु हैं। वायरॉइड्स भी क्या है बच्चों? एक प्रकार के विषाणु या वायरसेस ही हैं। पहली चीज तो इनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की? इनकी खोज की थी बच्चों टी.ओ. डायनर नामक वैज्ञानिक ने। तो टी.ओ. डायनर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसकी खोज की बच्चों? वायरॉइड्स की खोज की। अब ये है तो वायरसेस, लेकिन इनको हम नग्न वायरसेस कहते हैं या नेकेड वायरसेस। इसका मतलब यह है बच्चों कि ये है तो वायरस या विषाणु, लेकिन ऐसे विषाणु हैं जिनके बाहर प्रोटीन आवरण यानी कैप्सिड नहीं है। हां, तो है तो वायरस, लेकिन इनमें बाहर जो प्रोटीन आवरण था, कैप्सिड है, वो नहीं पाया जाता। इसका मतलब इनमें केवल आनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है। तो इनमें आनुवांशिक पदार्थ तो एकल रज्जुक आरएनए होता है, लेकिन उसके बाहर कोई प्रोटीन कोट या जिसे हम कहते हैं कैप्सिड नहीं पाया जाता है। तो वायरॉइड्स क्या हैं बच्चों? वायरॉइड्स पहले तो सबसे पहले इन्हें नेकेड आरएनए वायरस कहा जाता है, अर्थात इनमें प्रोटीन कोट यानी कैप्सिड नहीं पाया जाता। ठीक है, तो वायरॉइड्स की बात हो रही है। वायरॉइड्स क्या हैं बच्चों? नेकेड आरएनए वायरसेस। वायरॉइड्स क्या हैं? नेकेड आरएनए वायरसेस हैं। नेकेड नग्न का मतलब है इनमें प्रोटीन कोट या कैप्सिड नहीं पाया जाएगा। तो प्रोटीन कोट तो है नहीं, और इनमें आनुवांशिक पदार्थ भी क्या है? इनमें आनुवांशिक पदार्थ एकल रज्जुक आरएनए है। तो आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? एकल रज्जुक आरएनए है, लेकिन इनमें प्रोटीन कोट या कैप्सिड नहीं पाया जाएगा। बाहर प्रोटीन कोट या कैप्सिड नहीं होगा। दूसरी चीज, इनकी साइज वायरसेस से भी छोटी होगी। ठीक है भाई, इनमें अगर प्रोटीन कोट या कैप्सिड नहीं है तो इनकी साइज वायरसेस से छोटी होगी। तो नेक्स्ट लक्षण याद रखना है, इनकी साइज वायरसेस से या वायरस से छोटी होती है। बिल्कुल। फिर इनका जो आनुवांशिक पदार्थ या आरएनए है ना, उसका भी आणविक भार कम होता है, क्योंकि उसमें केवल 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इनमें आनुवांशिक पदार्थ एकल रज्जुक आरएनए है, इसमें केवल 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसका मतलब कम आणविक भार वाला आरएनए होता है। तो वायरॉइड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? वायरॉइड्स में कम आणविक भार वाला आरएनए पाया जाता है, जिसमें केवल क्या होंगे बच्चों? 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं। तो बहुत छोटा है। ये है तो वायरस, लेकिन ऐसा वायरस है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ एकल रज्जुक आरएनए है, छोटा आरएनए है जिसमें 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स ही होंगे, कम आणविक भार वाला आरएनए है, और बाहर प्रोटीन कोट या प्रोटीन आवरण या कैप्सिड नहीं है। फिर ये रोग उत्पन्न करता है बच्चों। ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो वायरॉइड्स पादपों में पोटैटो
स्पिंडल ट्यूबर रोग उत्पन्न करता है ना भाई। तो वायरॉइड्स पादपों में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो छोटा सा है वायरॉइड्स, बहुत आसान याद रखना है। वायरॉइड्स में आनुवांशिक पदार्थ एकल रज्जुक आरएनए है, छोटा आरएनए है, आणविक भार कम है, 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, बाहर कोई प्रोटीन आवरण या कैप्सिड नहीं है, और पादपों में एक रोग उत्पन्न करता है जिसे हम क्या कहते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग उत्पन्न करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये वायरॉइड्स की बात याद रखनी है। फिर वायरॉइड्स के बाद नेक्स्ट क्या आते हैं, प्रायोन्स। ये और भी विचित्र जीव हैं। पहली चीज, इन्हें जीव कहना चाहिए या नहीं चाहिए, इस पे भी अभी विवाद है। ठीक है, मतलब वैज्ञानिकों की समझ से परे हैं बच्चों। ये क्या है, देखो भाई, प्रायोन्स का नाम तो यह है बच्चों कि ये प्रोटीन संक्रामक जीव है। ठीक है, प्रायोन्स का मतलब एक्चुअली है प्रोटीन इन्फेक्शस, मतलब ये बेसिकली प्रोटीन संक्रामक जीव है। अब ये वैज्ञानिकों के लिए इतने विचित्र क्यों हैं या इतना समझ क्यों नहीं है वैज्ञानिकों को इनके बारे में, सुनो भाई। वायरसेस तो मान लिया कि वायरसेस जो हैं उनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती, तो कोशिकीय संरचना नहीं है इसलिए वो आकार में बहुत छोटे हैं, जीवाणु से भी छोटे हैं, लेकिन फिर भी भले ही उनमें कोशिकीय संरचना नहीं है लेकिन आनुवांशिक पदार्थ तो है। डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई आनुवांशिक पदार्थ तो उनके पास है। प्रायोन्स जो है ना बच्चों, ये एक ऐसे जीव हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ भी नहीं है, कोशिकीय संरचना भी नहीं है, आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए या आरएनए में से भी कुछ नहीं है, केवल प्रोटीन से बने जीव हैं, और ऐसे प्रोटीन जो संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। तो अगर कोई संक्रामक रूप से या संक्रमण या कोई रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटीन्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रायोन्स। अब बिल्कुल विवाद है, विचित्र है, सर इसे जीव कहना भी चाहिए या नहीं। अगर ये सिर्फ प्रोटीन से बना है बच्चों, तो ये सर ये प्रतिकृतिकरण कैसे करेगा, ये अपनी कॉपी कैसे बनाएगा, इसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, इस पर अभी तक शोध जारी है ना। तो हमें प्रायोन्स के बारे में क्या मालूम है, हमें यह मालूम है कि ये प्रोटीन संक्रामक जीव है, प्रोटीन से बने हैं। इनमें कोशिकीय संरचना नहीं है, और इनमें न्यूक्लिक अम्ल भी नहीं है। ठीक है, केवल प्रोटीन है जो संक्रमण उत्पन्न करता है, इतना ही हमको किसके बारे में मालूम है, प्रायोन्स। लेकिन प्रायोन्स कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं ये हमें मालूम है। तो प्रायोन्स द्वारा संक्रामक रोग जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। यहां पर प्रायोन्स द्वारा संक्रमित रोग, ये आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। क्या क्या है भाई, सबसे पहला होता है एक मैड काउ डिजीज। हां भाई, गाय के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, इसे कहते हैं बोवाइन एनसेफेलो, इसे हम कहते हैं ठीक है। दूसरा रोग होता है बच्चों स्क्रेपी डिजीज, बकरियों में।
एक होता है कुरु डिजीज और एक होता है ठीक है। तो बच्चों ये कुछ रोगों के नाम हैं जो कौन उत्पन्न करता है? प्रायॉन्स। प्रायॉन्स कौन से रोग उत्पन्न कर रहे हैं भाई? प्रायॉन सबसे पहले तो मैड काउ डिजीज है। मैड काउ डिजीज जिसे हम क्या कहते हैं? BSE, जिसको किस नाम से जानते हैं बच्चों हम? BSE। हां, ये बिल्कुल बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ये एक ऐसा रोग है बच्चों जिसमें संक्रामक प्रोटीन होता है और ये संक्रामक प्रोटीन यानी प्रायॉन जो है ये मस्तिष्क में एकत्रित हो जाता है जिससे गाय पागल हो जाती है। हां, तो मैड काउ डिजीज, बकरियों में स्क्रेपी डिजीज, कुरु डिजीज और जेकब क्रुट्सफर्ड डिजीज, ये 4 प्रमुख रोग हैं जिसमें कौन काम करता है? प्रोटीन संक्रामक जीव या प्रायॉन्स काम करते हैं। तो प्रोटीन से बने संक्रामक जीव इतना ही मालूम है कि ये प्रोटीन से बने हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे संख्या में वृद्धि करते हैं, अभी तक नहीं मालूम। इनमें कोई कोशिकीय संरचना नहीं है, इनमें कोई न्यूक्लिक अम्ल नहीं है और ये प्रमुख रोग हैं जो कौन उत्पन्न करता है? प्रायॉन्स। ठीक है, तो अपन ने 2 चीजें देखी भाई, हमने वायरॉइड्स की बात कर ली और वायरॉइड्स के बाद अपन ने किसकी बात कर ली? प्रायॉन्स की। अब इसी चैप्टर में हमारे पास बच्चों क्या दे रखा है? और लाइकेंस दे रखे हैं। हां, क्या दे रखे हैं बच्चों? लाइकेंस। अब लाइकेंस एक जीव नहीं है बच्चों। हां, लाइकेंस जो है वो 2 जीवों से मिलकर एक थैलस बना है। तो लाइकेंस बच्चों एक सहजीवी संयोजन है। लाइकेंस हमारे पास क्या होता है? एक सहजीवी संयोजन है। किसके मध्य? शैवाल और कवक के मध्य। तो शैवाल और कवक के मध्य जो सहजीवी संयोजन है उसे हम क्या कहते हैं? लाइकेंस। तो लाइकेंस क्या है बच्चों? लाइकेंस जो है वो शैवाल एवं कवक के मध्य एक सहजीवी संयोजन है जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, इसका मतलब ये एक ऐसा संयोजन है जिसमें शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं और एक साथ रहकर दोनों को फायदा मिलता है। शैवाल को कवक के साथ रहने पर फायदा है, कवक को शैवाल के साथ रहने पर फायदा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ सहजीविता दर्शाते हैं, वो है लाइकेंस। अब पहली चीज बच्चों, इसमें सहजीवी संयोजन किसके मध्य है? शैवाल और कवक के मध्य है ना। तो पहली चीज तो आपको याद रखना है, इसमें जो शैवाल होती है, जो शैवाल या एल्गी है उसे हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट। ठीक है ना, लाइकेंस में जो शैवाल या एल्गी है उसे क्या कहेंगे? फाइकोबायोन्ट। और जो कवक या फंगाई है, मैंने आपको बताया था बच्चों, कवक या फंगाई को हम क्या कहते हैं? माइको। तो हम इसे और क्या कह सकते हैं? माइकोबायोन्ट। तो लाइकेन सहजीवी संयोजन है। सहजीवी संयोजन किसके बीच में है? शैवाल और कवक के मध्य है। शैवाल को हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट, कवक को कहते हैं माइकोबायोन्ट। अब कौन सी शैवाल भाई? शैवाल तो कई प्रकार की होती हैं। तो लाइकेंस में आपको याद रखना है, मुख्य शैवाल होती है या तो नील हरित शैवाल अथवा हरित शैवाल। है ना भाई, शैवाल तो हमारे पास कई प्रकार की हैं, तो आपको पता होना चाहिए लाइकेंस में जो शैवाल पाई जाती है वो मुख्य रूप से कौन सी होती है? नील हरित शैवाल मुख्य रूप से। और अगर नील हरित शैवाल नहीं हो तो कभी कभार हरित शैवाल भी हो सकती है। और जो कवक है बच्चों, कवक में मुख्यतः एस्कोमाइसिटीज।
ठीक है, शैवाल कवक जो होती है लाइकेंस में मुख्यतः क्या होती है? एस्कोमाइसिटीज, कभी कभार बेसिडियोमाइसिटीज हो सकती है, लेकिन प्रमुख याद रखना है शैवाल और कवक के मध्य सहजीवी संयोजन है। शैवाल या एल्गी को फाइकोबायोन्ट कहेंगे, कवक को हम माइकोबायोन्ट कहेंगे। अब शैवाल तो मुख्य रूप से नील हरित शैवाल होती है या हरित शैवाल है, और माइकोबायोन्ट में मुख्यतः क्या होता है? एस्कोमाइसिटीज। अब दो चीजें इस लाइकेंस में भी आपको क्या याद रखना है? हां, योगदान। शैवाल जो है ना, शैवाल लगभग 5% होती है, और अधिकांश जो लाइकेंस बने होते हैं वो कवक से बने होते हैं। ठीक है, मतलब 95% योगदान लाइकेंस में। ज्यादा योगदान किसका होता है? कवक का। कम योगदान किसका होता है? शैवाल का। अब देखो बच्चों, लाइकेन जो है वो शैवाल और कवक का संयोजन है, तो कवक और जो शैवाल है वो मिलकर एक थैलस रूपी संरचना बनाती हैं, और उस थैलस में, ठीक है, उस थैलस में ज्यादा योगदान तो किसका रहेगा? कवक का, और कम योगदान किसका रहता है? शैवाल का। इसका मतलब, एक मिनट, अगर मैं लाइकेन का थैलस बनाऊं बच्चों, ठीक है ना, अगर अपन ऐसा, हां ठीक है बच्चों, मान लेते हैं ये लाइकेन का थैलस है। एक सेकेंड, तो इसमें बाहर परिधि वाला भाग तो कौन सा होगा भाई? कॉर्टेक्स, या जिसे कहते हैं वल्कुट, और केंद्र भाग किसका होता है? मेड्यूला, है ना। हमेशा जो लाइकेन का थैलस है वो वल्कुट और मेड्यूला। तो इसमें क्या है, इधर देखेंगे। हां, इसमें बच्चों ये बाहर वाला जो कॉर्टेक्स का हिस्सा है, ठीक है बच्चों, क्या है, एक मिनट, अगर ये लाइकेन का थैलस संरचना है ना, तो इसमें मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से। मैंने आपसे बताया बाहर ये तो कौन सा हिस्सा है बच्चों? वल्कुट का।
और ये मैंने आपसे कहा था केंद्र में क्या होता है, मेड्यूला। ये जो नीला रंग है ना, नीला रंग दर्शा रहा है हमको कवक या फंगाई, और जो लाल मैंने बनाया है बच्चों, ये क्या है, शैवाल या एल्गी। तो पहली चीज देखो बच्चों, ये जो लाइकेन के थैलस की संरचना है, इसमें 95% अधिकांश योगदान थैलस अधिकांश मुख्य रूप से किससे बना हुआ है, कवक से, और थोड़ा बहुत हिस्सा किसका है, शैवाल का। 5% योगदान किसका है, शैवाल का। 95% योगदान क्या है, कवक का। दूसरा, इसमें वितरण भी देखो बच्चों, वितरण भी ऐसा नहीं है, अनइवन है, असमान है। कैसे? जो कवक है वो कौन कौन से वलकुट में है बच्चों, वो बाह्य वलकुट में है, बाह्य वलकुट भाग में है, आंतरिक वलकुट भाग में है, और मेड्यूला भाग में है। और जो शैवाल है वो केवल मध्य वलकुट वाले भाग में होती है ना। वलकुट को भी क्या किया है बच्चों, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। वलकुट भी एक तो आपके पास बाह्य वलकुट हो गया, बिल्कुल, ये कौन सा वलकुट हो गया, बाह्य वलकुट हो गया, ठीक है। ये आपके पास हो गया आंतरिक वलकुट, और ये बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा क्या हो गया, मेड्यूला। तो आपके पास अपन लाइकेन के थैलस की बात कर रहे हैं, लाइकेन की संरचना की। लाइकेन में शैवाल और कवक है। कवक का योगदान 95% है, ज्यादा कवक है, 5% योगदान शैवाल है। शैवाल कौन सी है, नील हरित शैवाल है या हरित शैवाल। कवक मुख्यतः कौन सी है, एस्कोमाइसिटीज। जो अधिकांश भाग है थैलस का वो कवक बनाती है। अब लाइकेन में कवक और शैवाल काम क्या करेगी, शैवाल है तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगी, भोजन बनाएगी, भोजन, और कवक जो है वो क्या करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। तो लाइकेन्स में पहली चीज तो जो कवक का कार्य है, कवक का कार्य है सुरक्षा व आवास, और लाइकेन्स में जो शैवाल का कार्य है वो है प्रकाश संश्लेषण। हां, एक और चीज, अगर नील हरित शैवाल है ना, अगर नील हरित शैवाल है इस लाइकेन्स में, तो प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कर सकती है। तो लाइकेन के अंदर कवक का कार्य क्या है और शैवाल का कार्य क्या है, ये हमने देख लिया। फिर ये जो लाइकेन का थैलस है ना बच्चों, हां, लाइकेन का जो थैलस है उसको आपको क्या याद रखना है, लाइकेन के थैलस में आपको याद रखना है सबसे मुख्य चीज तो कि ये लाइकेन का थैलस जो है वो बहुवर्षीय होता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ ही समय तक रहेगा, साल भर जीवित रहेगा, 2 साल जीवित रहेगा, नहीं, वो बहुवर्षीय होता है और धीमी दर से वृद्धि करता है। तो एक नोट यहां पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वो है कि लाइकेन्स का जो थैलस है, यानी लाइकेन्स की जो मुख्य काय है, थैलस का मतलब मुख्य काय, वो पेरेनियल होता है। पेरेनियल मतलब बहुवर्षीय। तथा धीमी दर से वृद्धि करेगा। तो लाइकेन का जो थैलस है यानी लाइकेन की जो मुख्य काय है वो बहुवर्षीय होती है, कई वर्षों तक जीवित रहती है और धीमी दर से वृद्धि दर्शाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं बच्चों लाइकेन्स के प्रकार। किसकी बात करेंगे हम, लाइकेन्स के प्रकार की। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइकेन्स के प्रकार। अब 3 प्रमुख प्रकार के लाइकेन्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, 3 प्रमुख प्रकार के लाइकेन्स कौन से पढ़ेंगे बच्चों, क्रस्टोज लाइकेन्स हम पढ़ेंगे,
फोलियोज लाइकेंस, क्रस्टोज लाइकेंस, फोलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन। तीन प्रमुख प्रकार के लाइकेंस होते हैं बच्चों। तीन प्रमुख प्रकार के कैसे? जो चट्टान रूपी हैं, हां, पत्थर रूपी या चट्टान रूपी जो होते हैं वो होता है क्रस्टोज लाइकेन। पत्ती रूपी जो होते हैं वो फोलियोज लाइकेंस। और तीसरे क्या होते हैं? जो शाख रूपी होते हैं, हां, झाड़ी रूप होते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्रूटिकोज लाइकेन। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई? ये चट्टान रूपी है और इसका उदाहरण राइजोकार्पन होता है। फोलियोस का मतलब है इसका थैलस का है, पत्ती रूपी होते हैं, इसका उदाहरण पार्मिलिया। और फ्रूटिकोस का मतलब है ये झाड़ जैसे हैं, इसका उदाहरण होता है उसनिया। ठीक है, तो ये आपके पास किसके उदाहरण हो गए बच्चों? लाइकेंस के। तीन प्रकार के लाइकेंस हैं। जो झाड़ जैसे दिखते हैं वो है फ्रूटिकोस, जो पत्ती रूपी होते हैं फोलियोस, और जो चट्टान रूपी होते हैं वो होते हैं क्रस्टोस लाइकेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है लाइकेंस में जनन। ठीक है, अब लाइकेंस में जनन भी हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, लाइकेंस में जनन का प्रकार भी पढ़ेंगे बच्चों। तो लाइकेंस में जनन क्या होगा? तीन प्रकार से। कौन कौन से? फ्रैगमेंटेशन, बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं खंडन। एक इसीडिया और एक सोरेडिया। तो लाइकेंस में जनन की हम बात करें बच्चों, तो लाइकेंस में जनन जो है वो तीन प्रकार का होगा। तीन प्रकार का कैसे होगा बच्चों? एक जिसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन यानी खंडन, दूसरा इसीडिया, तीसरा सोरेडिया। क्या क्या मतलब है? खंडन या फ्रैगमेंटेशन का मतलब तो आसान है। खंडन या फ्रैगमेंटेशन का मतलब है लाइकेन का जो थैलस है उसके टुकड़े होंगे और जो टुकड़ा है या जो खंड है वो नए लाइकेंस में निर्मित हो जाएगा। ये तो आसान है, जो फ्रैगमेंटेशन की अपन ने बात की। दूसरा होता है बच्चों हमारे पास इसीडिया। इसीडिया में क्या होता है ध्यान से समझेंगे। अभी अपन ने लाइकेन का थैलस देखा था, हां, अपन ने ये लाइकेन का मुख्य काय या थैलस देखा था। अब क्या होता है बच्चों, इसमें ये जो थैलस है ना लाइकेन का, इस लाइकेन के थैलस की एक अतिवृद्धि निकलती है। हां, ये लाइकेन का जो थैलस है उसकी एक अतिवृद्धि निकलती है। वो अतिवृद्धि इसलिए निकलती है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ जाए। भाई, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? शैवाल के द्वारा। शैवाल तो हमको पता है मध्य वलकुट में यहां पे कहीं होती है। तो अगर शैवाल को प्रकाश संश्लेषण करना है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए वो अपना क्षेत्रफल बढ़ाती है, और अगर वो अपना क्षेत्रफल बढ़ाएगी तो थैलस की भी क्या होगी? अतिवृद्धि होगी। तो थैलस की अतिवृद्धि होगी, प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्रफल बढ़ेगा, उसके लिए उसकी अतिवृद्धि होगी। आगे चलकर ये जो अतिवृद्धि है ना, ये अतिवृद्धि मुख्य थैलस से अलग हो जाएगी, पृथक हो जाएगी और फिर नया लाइकेन बना देगी। ठीक है, तो क्या था? मान लो ये बंद मुट्ठी मेरे पास थैलस है, ये बंद मुट्ठी थैलस है किसका? लाइकेन का। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ाने की जरूरत है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ये क्षेत्रफल मैंने अंगूठा बढ़ा दिया, ये क्षेत्रफल बढ़ गया मेरे पास थैलस का, एक अतिवृद्धि आ गई। अब ये अंगूठा कट के अलग होकर नया लाइकेन का थैलस बना देगा। इसे क्या कहते हैं? इसीडिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लें अपन, इसीडिया है क्या पहले तो इसीडिया जो है बच्चों वो क्या है? वो थैलस की अतिवृद्धि होती है
प्रकाश संश्लेषण के क्षेत्रफल को बढ़ाने हेतु, है ना। तो थैलस की अतिवृद्धि है जिसे एसिडिया कहते हैं। थैलस की अतिवृद्धि क्यों हो रही है? ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्षेत्रफल को बढ़ा दे। फिर जब काम हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, तो अब यह अतिवृद्धि पृथक होकर, यह अतिवृद्धि क्या होती है? पृथक होकर नया लाइकेन निर्मित करती है। तो ये मुख्य थैलस से पृथक हो जाती है, पृथक होकर नया लाइकेन निर्मित करती है, मतलब जनन में काम करती है। इससे क्या कह दिया अपन ने? एसिडिया, और ये जनन में सहायक है। सोरेडिया जो है बच्चों वो बीजाणु है। हां, थैलस पर बीजाणु निर्मित होते हैं, ये बीजाणु है और वायु के द्वारा ये प्रकीर्णन दर्शाते हैं। तो यह बीजाणु है जो वायु द्वारा प्रकीर्णन यानी डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है भाई। तो लाइकेंस में जनन की बात हो रही है, तो लाइकेंस में जनन के लिए 3 संरचनाएं, एक तो खंडन है, लाइकेंस के टुकड़े होंगे और हर टुकड़ा नया लाइकेन बना देगा, थैलस। दूसरा 2 इंपॉर्टेंट है, इसिडिया और सोरेडिया। इसिडिया थैलस की अतिवृद्धि है, प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए थैलस की वृद्धि हुई और वो अतिवृद्धि पृथक होकर नया लाइकेन बना देगी, उसे इसिडिया कहेंगे। और फिर बीजाणु जो है लाइकेंस में, जो वायु द्वारा प्रकीर्णन होकर जनन दर्शाएंगे, उन्हें क्या कह देंगे? सोरेडिया कह देते हैं। तो ये आपके पास क्या होते हैं? लाइकेंस में जनन। फिर अंत में बच्चों आता है लाइकेंस के, कि लाइकेंस का आर्थिक महत्व क्या होगा। हां, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो हमारे पास लाइकेंस का आर्थिक महत्व कहां कहां यूज होगा? 3 प्रमुख जगह बच्चों। सबसे पहले तो लाइकेंस जो है ना बच्चों, वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। हां, ये जब हम एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे ना बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र, तो इकोलॉजी में भी हम पढ़ेंगे। तो लाइकेंस जो है ये वायु प्रदूषण के सूचक है। और वायु प्रदूषण में भी किसके? सल्फर डाइऑक्साइड के। इसका मतलब जहां पर भी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण होता है, जहां कहीं भी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण होगा, वहां पर आपको लाइकेंस नहीं मिलते। अगर लाइकेंस कहीं पर वृद्धि कर रहे हैं, किसी पेड़ की छाल पर आपको लाइकेंस दिख रहे हैं, इसका मतलब उस वातावरण में कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण नहीं है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति ये संवेदी होते हैं। और जहां कहीं भी सल्फर डाइऑक्साइड का वायु प्रदूषण होगा, वहां पर लाइकेंस वृद्धि नहीं करते। तो लाइकेंस का पहला महत्व तो है बच्चों कि ये वायु प्रदूषण के सूचक हैं और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए संवेदनशील होते हैं, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए संवेदनशील होते हैं, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड रहित वायु में ही वृद्धि दर्शाते हैं, है ना भाई। तो इनमें वृद्धि या ये कहां पर उपस्थित होंगे? जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगी, क्योंकि अगर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड हो गई तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये संवेदनशील होंगे, और संवेदनशील होते हैं इसलिए ये वायु प्रदूषण के सूचक है। फिर दूसरा क्या होता है बच्चों? आगे हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण भी पढ़ेंगे, है ना। आगे हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण इकोलॉजी में। तो जब अनुक्रमण होता है, कोई नया क्षेत्र पर जीवन या पादप प्रजाति आती है,
तो उसमें सबसे पहली जाति, जैसे एक चट्टान है, चट्टान पे अनुक्रमण हो रहा है, चट्टानों पर अलग अलग प्रकार की पादप जातियां आएंगी या पादप समुदाय आएगा, तो सबसे पहले पूर्वोगामी पायनियर जाति जो आके स्थापित होती है वो लाइकेंस है ना। तो दूसरा महत्व क्या है, लाइकेंस जो है अनुक्रमण के दौरान पायनियर यानी पहली जाति होती है। ठीक है, ये अनुक्रमण क्या होता है भाई, ये अपन इकोलॉजी में पढ़ेंगे। इकोलॉजी में हम बात करेंगे, एक नग्न चट्टान है, उस पर पादप समुदाय, सबसे पहला कौन सा आएगा, लाइकेंस, फिर लाइकेंस के बाद मोसेस, इस प्रकार। तो आपके पास अनुक्रमण के दौरान सबसे पहली जाति जो आकर स्थापित होती है वो कौन सी है, लाइकेंस। तीसरा, लिटमस पेपर बनता है बच्चों, हां आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, तो लिटमस पेपर का निर्माण किससे होता है, लाइकेंस से। तो लिटमस पेपर का उत्पादन कौन करता है भाई, लाइकेंस करती हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया भाई, लाइकेंस के आर्थिक महत्व। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, अनुक्रमण के दौरान पहली जाति है और लिटमस पेपर है। एक चीज और लाइकेंस में आप याद रखना बच्चों, ये अपन ने जो सहजीवी संयोजन है ना, याद रखना ये अविकल्पी है। ये कैसा है सह संयोजन, अविकल्पी, मतलब दोनों को एक साथ रहना अनिवार्य है। यहां पर शैवाल और कवक को एक साथ रहना अनिवार्य है, दोनों एक दूसरे की अनुपस्थिति में जीवित नहीं रह सकते। अगर कवक हट जाए शैवाल से तो आवास खत्म हो गया, सुरक्षा खत्म हो गई, शैवाल वृद्धि नहीं कर पाएगी, शैवाल ग्रो ही नहीं कर पाएगी। आपके कवक में से शैवाल को हटा दो तो भोजन, प्रकाश संश्लेषण से भोजन नहीं मिल पाएगा, कवक वृद्धि नहीं कर पाएगी। तो ये जो सहजीवी संयोजन है, दोनों को फायदा एक दूसरे से। कवक जो है वो सुरक्षा दे रही है, आवास दे रही है, और शैवाल जो है वो भोजन बना रही है। मतलब एक तरह से हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। शैवाल जो है वो वाइफ के रूप में काम कर रही है, भोजन बना रही है, प्रकाश संश्लेषण कर रही है, और कवक जो है वो आवास और सुरक्षा उसे दे रहा है। तो एक तरह का ये शैवाल और कवक के मध्य कैसा संयोजन हो गया बच्चों, अविकल्पी। ठीक है, तो अपन ने बच्चों जैविक वर्गीकरण तो पूरा कंप्लीट आज कर लिया है। जैविक वर्गीकरण में अपन ने वायरॉइड्स की बात कर ली बच्चों। वायरॉइड्स में अपन ने देख लिया कि वायरसेस हैं, आरएनए वायरसेस हैं जिसमें प्रोटीन कोट या कैप्सिड नहीं पाया जाता है। और कौन सा रोग उत्पन्न करता है वायरॉइड, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। फिर अपन ने प्रायोन्स की बात की, ये प्रोटीन संक्रामक जीव हैं भाई, केवल प्रोटीन से बने हैं, इसमें कोई कोशिकीय संरचना या न्यूक्लिक अम्ल नहीं है। और कौन कौन से रोग प्रायोन्स उत्पन्न करते हैं वो भी अपन ने देख लिया। फिर लाइकेन की संरचना की बात की अपन ने, जिसमें शैवाल और कवक है। ठीक है, शैवाल 5% योगदान है जिसे अपन फाइकोबायोन्ट कहते हैं, कवक जो है वो माइकोबायोन्ट है। ठीक है, फिर अपन ने इसकी थैलस की संरचना देखी, लाइकेन्स की। लाइकेन की थैलस जो है उसमें कवक कहां पर और शैवाल कहां पर होगी। कवक का कार्य किसमें होगा, सुरक्षा और आवास में। कवक का काम किसमें है बच्चों, सुरक्षा और आवास में, और प्रकाश संश्लेषण शैवाल करेगी। जो लाइकेन का ये थैलस है, मुख्य काय, ये बहुवर्षीय होगी और धीमी दर से वृद्धि करेगी। फिर जनन हमने प्रकार देख लिए, लाइकेन्स के 3 प्रकार होते हैं। फिर हमने जनन की बात कर ली और आर्थिक महत्व देख लिया। ठीक है बच्चों, तो हमने जैविक वर्गीकरण, जो एनसीईआरटी का जैविक वर्गीकरण वाला सिस्टम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, लेकिन जैविक वर्गीकरण में अपन ने जगत केवल कितने देखे हैं, 3 जगत ही पढ़े। हमने मोनेरा जगत पढ़ लिया है, प्रोटिस्टा जगत पढ़ लिया है, कवक जगत पढ़ लिया है। तो आज भाई फिर हम क्या चालू करेंगे, फिर आज हम किस जगत की बात करेंगे भाई, पादप जगत की बात करेंगे। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे, पादप जगत, या जिसे हम क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम।
ठीक है, तो इसमें बेसिकली बच्चों आज तो अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। पादप जगत में हम बेसिकली किसकी बात करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अब पादप जगत की बात करें तो यह चौथा जगत आ गया, बिल्कुल। अब यहां पर भी पादप जगत में भी पहली चीज सारे के सारे यूकैरियोट्स होंगे, है ना। तो पादप जगत का भी जो डोमेन है वो डोमेन तो क्या रहेगा, यूकैरियोट्स। ठीक है, पादप जगत में भी सारे के सारे है तो यूकैरियोट्स। और किस तरह के यूकैरियोट्स हैं, उत्तक अंग स्तर का काय संगठन होगा, है ना भाई। इसमें अब बहुकोशिकीय थे कवक, तो अब बहुकोशिकीय के बाद अब उत्तक आ जाएंगे। तो उत्तक या अंग स्तर का काय संगठन आपको किस में मिलेगा, पादप जगत में। तो पादप जगत में है तो सारे यूकैरियोट्स, और किस तरह का काय संगठन मिलेगा, उत्तक या अंग तंत्र का काय संगठन आपको मिलेगा। अब सबसे पहली चीज तो आपको भाई पादप जगत में कौन कौन से जीव आएंगे, है ना। तो पादप जगत में आपको सबसे पहले तो क्या ध्यान में रखना है, सारे के सारे पादप जगत में सभी के सभी जो पादप जगत में सम्मिलित होंगे वो प्रकाश संश्लेषी होंगे, यानी स्वपोषी होंगे और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो पादप जगत में किसकी बात हो रही है भाई, पादप जगत की। तो पादप जगत में हमारे पास सभी पादप स्वपोषी या जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी होंगे। और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। है ना भाई। तो पादप जगत में सभी के सभी पादप जो हैं वो स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी होंगे। उनमें क्लोरोफिल ए भी होगा और सभी के सभी ऑक्सीजन मुक्त करेंगे। कोई अपवाद है क्या भाई, कोई ऐसा पादप जो प्रकाश संश्लेषण ना करता हो? हां, इसमें एक अपवाद है। अपवाद कौन सा है बच्चों? कसकटा, या जिसे हम अमर बेल कहते हैं। इस कसकटा में क्लोरोफिल जो है वो अनुपस्थित, वो विलुप्त हो चुका है। है ना। तो कसकटा या अमर बेल एक ऐसा पादप है बच्चों जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित है, और ये एक बहिपरजीवी है। बहिपरजीवी या जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट है, और एक तरह से ये पूर्ण तना परजीवी है। टोटल स्टेम पैरासाइट। अपवाद क्या है भाई? ये पूर्ण रूप से तना परजीवी है, मतलब ये दूसरे पादपों के तने से जो है वो भोजन प्राप्त करेगा। ठीक है भाई। अब तो वैसे तो सारे के सारे पादप जो हैं वो स्वपोषी हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी हैं, उनमें क्लोरोफिल ए है और ऑक्सीजन मुक्त करेंगे। लेकिन अपवाद है कसकटा, इसमें क्लोरोफिल है नहीं, ये एक बहिपरजीवी है और तना परजीवी भी है। फिर इसमें बच्चों एक और चीज याद रखनी है, इसमें कीट भक्षी पादप याद रखने हैं। कीट भक्षी पादप
जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब देखो बच्चों, ये जो कीट भक्षी पादप है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, बिल्कुल। कीट भक्षी पादप जो हैं ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ये स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषण दर्शाएंगे। लेकिन क्या होता है, ये कीट भक्षी पादप एक ऐसे सॉइल में, एक ऐसी मृदा में वृद्धि करते हैं जहां पर नाइट्रोजन नहीं होता है ना। तो नाइट्रोजन विहीन मृदा में ये पाए जाते हैं, एक ऐसी मृदा में या सॉइल में पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन है नहीं, आसपास कोई सहजीवी जीवाणु भी नहीं है या जीवाणु भी नहीं है जो नाइट्रोजन पादपों को उपलब्ध करा सके। तो ये अपने नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करते हैं? कीटों को खाकर, है ना। कीट जब इनके ऊपर आते हैं परागण करने के लिए, तो ये कीट का भक्षण कर लेते हैं ताकि इनको नाइट्रोजन मिल सके। हमने पढ़ा था बाकी पादप को तो नाइट्रोजन मृदा से मिल जाता है, सॉइल में नाइट्रेट के रूप में मिल जाता है, लेकिन कीट भक्षी पादप जो हैं वो ऐसी मृदा या सॉइल में रहते हैं जहां पर नाइट्रोजन है ही नहीं। तो नाइट्रोजन की पूर्ति कहां से करेंगे? ये सॉइल से तो मिल नहीं रहा, कीटों से। कीटों में नाइट्रोजन है, उसको ये भक्षण कर लेते हैं। इसका मतलब इनको हम आंशिक विषमपोषी भी कह सकते हैं। इन पादपों को आप आंशिक विषमपोषी भी कह सकते हो। क्यों भाई? प्रकाश संश्लेषण तो कर ही रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण से भोजन तो बना रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों के भक्षण से कर रहे हैं, है ना भाई। तो कीट भक्षी पादप को हम क्या कहते हैं? यह है तो प्रकाश संश्लेषी, लेकिन इनको हम आंशिक विषमपोषी भी कह सकते हैं। क्यों आंशिक विषमपोषी भाई? लिखेंगे यह नाइट्रोजन विहीन, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट मृदा में पाए जाते हैं। अतः नाइट्रोजन पूर्ति कीटों के भक्षण से करते हैं। ठीक है, तो ये कीट भक्षी है पादप, इसके उदाहरण भी बताऊंगा, लेकिन कीट भक्षी पादप हैं, प्रकाश संश्लेषण तो करेंगे, लेकिन इनको फिर आंशिक विषमपोषी क्यों कहा? क्योंकि ये नाइट्रोजन की पूर्ति जो है वो कीटों के भक्षण से करेंगे। नाइट्रोजन की पूर्ति क्यों? क्योंकि मृदा में नाइट्रोजन है नहीं जहां पर ये वृद्धि कर रहे हैं। तो इनमें भाई उदाहरण ही तो याद रखने हैं। अब उदाहरण क्या क्या याद रखोगे बच्चों? नेपेंथिस, जिसे हम पिचर प्लांट कहते हैं। ठीक है, नेपेंथिस है ना, इसका देखो भाई कॉमन नाम भी याद रखना है। नेपेंथिस को क्या कहते हैं? पिचर प्लांट कहते हैं। फिर आपके पास दूसरा ड्रोसिएरा, जिसे हम सन ड्यू प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपके पास होता है डायनिया, जिसको हम वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप। जिसे हम वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं। और चौथा और आखिरी हमारे पास आता है यूट्रिक्यूलेरिया। यूट्रिक्यूलेरिया को हम और किस नाम से जानते हैं? ब्लैडर वर्ट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गए भाई? ये हमारे पास चार प्रमुख उदाहरण किसके हो गए? कीट भक्षी पादप के। ये सारे जो कीट भक्षी पादप हैं ये किस मृदा में पाए जाते हैं? ये जो सारे पादप हैं ये किस में पाए जाते हैं? नाइट्रोजन विहीन मृदा में पाए जाएंगे। और ये जो नाइट्रोजन विहीन मृदा में पाए जाते हैं, तो इनको नाइट्रोजन पूर्ति कैसे होगी भाई? नाइट्रोजन पूर्ति जो है वो कीटों के भक्षण से होगी। और कौन कौन से पादप हैं बच्चों? कौन कौन से पादप हैं जो नाइट्रोजन
विहीन मृदा में पाए जाते हैं या कीट भक्षी पादप हैं, उसमें आपके पास नेपेंथिस हो गया, पिचर प्लांट, यूट्रिकुलेरिया हो गया, ब्लैडरवर्ट, डायनिया हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप, और ड्रोसिएरा हो गया, सनड्यू प्लांट। ये 1 2 3 4 चारों पादप जो हैं वो क्या करते हैं, कीट भक्षी पादप होते हैं जो नाइट्रोजन विहीन मृदा में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों के भक्षण से करेंगे। तो याद रखना, वैसे तो सारे के सारे पादप जो हैं वो प्रकाश संश्लेषी हैं, सारे के सारे पादप प्रकाश संश्लेषी हैं, स्वपोषी हैं। अपवाद कौन सा है, कसकटा। कसकटा प्रकाश संश्लेषण करता ही नहीं है, वो तो परजीवी है, तना परजीवी है। और कुछ पादप हैं जो प्रकाश संश्लेषण तो ये भी कर रहे हैं, याद रखना ये प्रकाश संश्लेषी हैं, केवल आंशिक विषमपोषी क्यों हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों के भक्षण से कर रहे हैं, है ना भाई। फिर ये जो पूरा पादप जगत हम पढ़ेंगे बच्चों, अब ये जो पादप जगत हम पढ़ते हैं, पादप, इनको अपन 2 भागों में विभेदित करते हैं, है ना। पादप को हम क्या करते हैं बच्चों, 2 भागों में विभेदित करते हैं। कौन से 2 वर्गों में विभेदित करते हैं, एक जिसे हम कहते हैं क्रिप्टोगैम और दूसरा जिसे हम कहते हैं फेनेरोगैम्स। ठीक है, पादप में 2 हैं भाई, एक तो क्रिप्टोगैम्स और दूसरे क्या हैं, फेनेरोगैम्स। क्या मतलब, ध्यान से बच्चों, क्रिप्टोगैम्स का मतलब है ऐसे पादप जिनमें बीज नहीं है, बीज एब्सेंट। फेनेरोगैम्स का मतलब है जिसमें बीज का निर्माण होगा, बीज प्रेजेंट। अब इस क्रिप्टोगैम्स में हम 3 वर्ग पढ़ते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैम्स में बीज उपस्थित हैं, इसमें हमारे पास आता है स्पर्मेटोफाइटा, और इसमें हम 2 पढ़ेंगे बच्चों, कौन से, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है भाई, पादप जगत की बात हो रही है भाई। पादप जगत में क्या किया अपन ने, पादप में पहले अपन ने 2 भागों में विभेदित कर दिया। वो पादप जिनमें बीज नहीं बनेंगे, जिसमें बीजों का निर्माण नहीं होता, उसको अपन ने क्या कह दिया, क्रिप्टोगैम्स। जिसमें बीजों का निर्माण नहीं होता उसे क्या कह दिया, क्रिप्टोगैम्स। और जिसमें बीज निर्मित होंगे उनको हमने क्या कह दिया, फेनेरोगैम्स। अब जिसमें बीज नहीं है उसमें फिर 3 वर्ग हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अभी अपन देखेंगे क्या क्या है। थैलोफाइटा में फिर 2 आते हैं बच्चों। थैलोफाइटा में हम 2 पढ़ते हैं, एक तो जिसे कहते हैं एल्गी, शैवाल, और दूसरा कवक या फंगाई। हां भाई, अब आप बोलोगे सर कवक पादप में कब से आने लग गए। हां, ये पुराना वर्गीकरण है। इसका मतलब कवक हो लगते तो हम थैलोफाइटा में हैं। देखो बच्चों, थैलोफाइटा का मतलब होता है कि इसमें मुख्य काय थैलस है। थैलोफाइटा में मुख्य काय क्या है, थैलस। थैलस का मतलब क्या है, जिसमें पत्ती, जड़ और तना नहीं होता। ठीक है भाई, पादप सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, पादप सुनते ही अच्छा भाई पत्तियां होंगी, जड़ें होंगी, तने होंगे, है ना। लेकिन ये जो हरित शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल हम पढ़ेंगे, उसमें तो कोई पत्ते, तने और जड़ें नहीं होती। तो पत्ते, तने और जड़ें जिनमें नहीं होती उन्हें थैलस कहते हैं। थैलोफाइटा शैवाल है। कवक में भी माइसीलियम होता है, हाइफे होते हैं, लेकिन कवक को 5 जगत के आधार पर पादप जगत में सम्मिलित नहीं किया है। ये फंगाई जो है ना, ये आपको याद रखना है, पादप जगत में
सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पादप जगत में है तो थैलोफाइटा, भाई थैलोफाइटा में तो रखा है, ठीक है, थैलोफाइटा में इसलिए रखा है क्योंकि बीज बनते नहीं हैं और तने, जड़ और पत्तियां हैं नहीं, विषमपोषी भी होते हैं, हां, लेकिन कवक को हम पादप जगत में सम्मिलित नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कवक तो स्वपोषी नहीं है, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं दर्शाती, इसलिए कवक को हमने पादप जगत में सम्मिलित नहीं किया है। कवक में उत्तक भी ढीले होते हैं, तो हमने कवक पादप जगत में सम्मिलित नहीं है, तो पादपों को हमने कितने भागों में विभेदित कर दिया? दो भाई, क्रिप्टोगैम्स हैं, फेनेरोगैम्स हैं। जिनमें बीज नहीं है वो क्रिप्टोगैम्स, जिसमें बीज बनेंगे वो फेनेरोगैम्स। फिर अपन ने बात की है क्रिप्टोगैम्स के 3 वर्ग अपन ने दे दिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब है मुख्य काय जो है उसमें तने, पत्ती और जड़ नहीं होंगे, तो उसमें शैवाल ले ली और कवक डाल तो दी। फिर बाद में मालूम चला कवक को हम नहीं रखेंगे पादपों में। पादपों में क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी नहीं होती, स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी नहीं है, इसलिए कवक को हम पादप जगत में सम्मिलित नहीं करते। कवक को हमने एक अलग जगत दे रखा है। और फेनेरोगैम जिसमें बीज होंगे उसमें हम स्पर्मेटोफाइटा पढ़ेंगे, और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो जो पादप जगत का चैप्टर है ना बच्चों, पादप जगत के चैप्टर में हम यही तो पढ़ने वाले हैं। पादप जगत में हम सबसे पहले शैवाल पढ़ेंगे, शैवाल के बाद ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की हिंदी आप ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्म्स को हम अनावृत बीजी कहते हैं, और एंजियोस्पर्म्स को हम आवृत बीजी कहते हैं। ठीक है, तो अनावृत बीजी कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म्स। और आवृत बीजी कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है भाई, तो पादप जगत का आज अपन ने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है बच्चों। पादप जगत को विस्तार डिटेल में तो हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे ही, बट पादप जगत में अपन ने सिर्फ क्या बात की भाई? पादप जगत सबसे पहले तो डोमेन यूकैरियोट्स है। पादप जगत को हम किस में इंक्लूड करते हैं? यूकैरियोट्स। इसमें उत्तक और अंग स्तर का काय संगठन होगा। फिर प्रमुख रूप से हमने बात की कि सभी पादप, हां, सारे के सारे पादप स्वपोषी हैं, प्रकाश संश्लेषी हैं, इनमें क्लोरोफिल ए होगा और ये ऑक्सीजन मुक्त करेंगे। लेकिन कौन सा पादप प्रकाश संश्लेषी नहीं है? कौन से पादप में क्लोरोफिल नहीं होता? कौन सा पादप परजीवी के रूप में काम करता है? तो वो कसकटा है। और एक नई चीज है भाई, नई चीज है जो कीट भक्षी पादप हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार प्रश्न आ चुका है बच्चों। तो ये कीट भक्षी पादप याद रखना हमेशा। कौन से कीट भक्षी पादप हैं? नेपेंथिस, ड्रोसिएरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया। साइंटिफिक नाम ना पूछे जाए तो कॉमन नाम पूछते हैं, पिचर पादप, सनड्यू, ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाई, ये सब कीट भक्षी पादप हैं। किस प्रकार की मृदा में वृद्धि करेंगे? जहां पर नाइट्रोजन नहीं होता। ये नाइट्रोजन जहां पर नहीं होता उस मृदा में रहते हैं, तो नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों के भक्षण से करेंगे। कीटों में, हां, कीटों का बहिकंकाल काइटिन से बना होता है और उसमें नाइट्रोजन शर्करा होती है, तो उससे नाइट्रोजन की पूर्ति की जाती है। ठीक है, और फाइनली फिर अपन ने पादप को वर्गों में विभेदित कर दिया। इसमें क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स पादप आए। थैलोफाइटा में सिर्फ किसकी याद करेंगे हम? शैवाल की। तो अब देखो बच्चों, ये जो शैवाल हम पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम शैवाल को विस्तार से पढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5 जगत वर्गीकरण में, हां, 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर शैवाल को यानी एल्गी को कहां कहां स्थान दिया गया है? ठीक है, हम मोनेरा जगत पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा जगत पढ़ चुके हैं, कवक पढ़ चुके हैं, पादप जगत हम प्रारंभ कर चुके हैं। तो और जंतु जगत अलग है। जंतु में तो कहीं शैवाल होगी नहीं, ठीक है ना, एनिमल किंगडम या जंतु में तो कोई शैवाल नहीं होगी। तो बाकी जो बचे 5 जगत हैं उनमें शैवाल को कहां कहां स्थान दिया गया है? तो देखो, मोनेरा जगत अपन ने पढ़ा था। मोनेरा जगत में अपन ने सबसे पहले क्या देखा था? मोनेरा जगत में हमने नील हरित शैवाल पढ़ी थी। तो मोनेरा जगत में जो नील हरित शैवाल है, तो वो शैवाल है, वो शैवाल इंक्लूडेड है मोनेरा।
प्रोटिस्टा में अपन ने गोल्डन एल्गी देखी थी, डेस्मिड्स या गोल्डन एल्गी प्रोटिस्टा में। एक कोशिकीय शैवाल यूकैरियोट्स, एक कोशिकीय शैवाल प्रोटिस्टा में। और पादप जगत में हम पढ़ेंगे हरित शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल। तो 5 जगत के आधार पर या 5 जगत वर्गीकरण में शैवालों को किस किस जगत में स्थान दिया गया है? तो 3 जगत में स्थान दिया गया है। नील हरित शैवाल मोनेरा जगत, नील हरित शैवाल मोनेरा जगत प्रोकैरियोट है। प्रोटिस्टा में गोल्डन शैवाल या एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल। और तीसरे हरी, भूरी और लाल शैवाल पादप जगत में स्थान दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में, आज तो हम इतना ही इंट्रोडक्शन देखा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम विस्तार से पादप जगत में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? शैवाल की। फिर शैवाल के बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। वैसे बता रहा हूं, फिर बहुत सारे उदाहरण आने वाले हैं पादप जगत और जंतु जगत में, कई सारे उदाहरण आने वाले हैं, तो अभी से उनको याद रखना चालू कर देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।